हेलो एवरीबॉडी। आज हम जीएसटी की एक नई वीडियो के साथ हैं। वीडियो का नाम है, जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, शॉर्ट में बोलते हैं टीसीएस। तो आइए स्टडी करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या कभी आपने किसी ई कॉमर्स जो होते हैं ना हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के माध्यम से, लाइक अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ऊबर है, कभी इससे आपने कोई ऊबर से कभी आपने टैक्सी बुक कराई है, कभी फ्लिपकार्ट से अपने लिए कोई शॉपिंग की है? आप सबका जवाब होगा हाँ। तो आइए टीसीएस को समझने से पहले हमें दो टर्म्स पहले समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली जो टर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होती है जब हम गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, किसके माध्यम से? डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। जैसे एग्जांपल्स क्या है? अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ऊबर है, ओला है। ये सब क्या है, किसके एग्जांपल्स हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के हैं। और एक और टर्म आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो जो टीसीएस है, यानी जो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है, ये जीएसटी लॉ के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होता है वो टैक्स कलेक्ट करता है, किससे? सप्लायर से, थ्रू ऑपरेटर। अब इसको एग्जांपल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज़ एक सेलर है, XYZ है, जो कि अपने गुड्स अमेज़ॉन के थ्रू सेल करता है। सपोज़ उसने 1,20,000 रुपये का कोई अमाउंट है, वो कस्टमर ने पे किया, किसके थ्रू? अमेज़ॉन के थ्रू पे किया। उसने कोई सामान मंगाया 1,20,000 रुपये का, कस्टमर ने अमेज़ॉन को पेमेंट कर दिया। अब अमेज़ॉन क्या करेगा? उसने पहले को डिसाइड कर रखा होगा कि अपनी कमीशन वगैरह काट के, तो वो जो XYZ जिससे भी उसने अमेज़ॉन, आपको पता है खुद तो कोई सामान नहीं बनाता है, किसी कंपनी से खरीद के उसने कस्टमर को सप्लाई करना है। तो वो जो XYZ जो सप्लायर है जिसके थ्रू अमेज़ॉन ने सामान मंगवाया था, उसको 1,00,000 रुपये दे देता है। लेकिन अब ये जो पेमेंट की है ना अमेज़ॉन ने एक्चुअल सेलर को, तो वहाँ पर वो 1,00,000 का 1%, 1,00,000 का 1% कितना होगा? 1,000 टैक्स के रूप में, यानी टीसीएस के रूप में रख लेगा अंडर जीएसटी। तो जो टैक्स कलेक्टेड सोर्स है, यानी जो टीसीएस है, ये जीएसटी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होता है वो सप्लायर से टैक्स कलेक्ट कर लेता है। अब हम कुछ प्रोविजंस के ऊपर नज़र डालते हैं। प्रोविजंस रिलेटेड विद टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। पहला है लायबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। इसको सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 में बनाया गया है। तो जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं उनकी लायबिलिटी बनती है कि वो डिफरेंट सप्लायर्स जो जिनके थ्रू उन्होंने सप्लाईज की है उसके ऊपर वो टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करें। तो लायबिलिटी किसकी है टैक्स कलेक्शन की? ई कॉमर्स ऑपरेटर की, जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन वगैरह की। दूसरा है रेट ऑफ टीसीएस। जो रेट होगा ये किस में प्रिस्क्राइब किया गया है? सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 में प्रिस्क्राइब किया गया है। ये कितना होना चाहिए? ये 1% ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज होना चाहिए। अब ये 1% ऑफ द नेट टैक्सेबल वैल्यू को समझते हैं। सपोज़ फ्लिपकार्ट ने क्या किया, XYZ कंपनी से 1,00,000 का माल मंगवाया और उसमें से फिर बाद में उसने 40,000 का रिटर्न भी कर दिया। तो यानी कितना नेट वैल्यू कितनी आई हमारी? 1,00,000 से हमने 40,000 माइनस कर दो 60,000, तो 60,000 के ऊपर हमारा 1% का टीसीएस लगेगा। थर्ड है टाइम लिमिट टू डिपॉजिट। जो भी अमाउंट ऑफ टीसीएस है, यानी जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराना पड़ता है। डिपॉजिट कौन कराता है? ऑपरेटर डिपॉजिट कराता है। तो उसकी समय सीमा कितनी है? व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टू डिपॉजिट द टैक्स टू द गवर्नमेंट इज़ विद इन द 10 days आफ्टर द एंड ऑफ ईच मंथ। समझ आया कि जो भी आपने टैक्स कलेक्ट किया है उसको 10 दिन के अंदर अंदर आपको जमा कराना अनिवार्य है। अगला है फर्निशर स्टेटमेंट। इसको सेक्शन 52 सब सेक्शन 4 में बताया गया है। जो भी कोई ऑपरेटर है जो कि टीसीएस कलेक्ट करता है उसको इलेक्ट्रॉनिकली एक स्टेटमेंट फर्निश करनी है, जिसके अंदर उसकी जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज हैं गुड्स और सर्विसेज की, उसको उसकी पूरी जानकारी, या कोई भी गुड्स रिटर्न हुए उसकी जानकारी, जितना उसने मंथ में टीसीएस कलेक्ट किया गया है उसकी जानकारी 10 दिन के अंदर अंदर देनी ज़रूरी होती है आफ्टर द एंड ऑफ सच मंथ। आई रिपीट, जो भी कोई ऑपरेटर है जो टीसीएस कलेक्ट कर रहा है उसको एक स्टेटमेंट फर्निश करनी है इलेक्ट्रॉनिकली, जिसके अंदर सारी जानकारी होनी चाहिए गुड्स और सर्विस जो उसने
आउटवर्ड सप्लाईज किया है उसकी जानकारी, कितना उसने रिटर्न किया है उसकी जानकारी, और जितना TCS उसने कलेक्ट किया है ड्यूरिंग द मंथ उसकी जानकारी। ये जानकारी कितने समय के अंदर देनी है उसको, विद इन द 10 days आफ्टर द एंड ऑफ ईच मंथ। उसके बाद है फिफ्थ, फर्निशिंग एनुअल स्टेटमेंट। इसको सेक्शन 52 सब सेक्शन 5 में बताया गया है। जो भी कोई ऑपरेटर जो TCS कलेक्ट कर रहा है उसको एक एनुअल स्टेटमेंट देनी है इलेक्ट्रॉनिकली, जिसके अंदर डिटेल्स किसकी होंगी, जितनी भी आउटपुट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज उसने पूरे साल के दौरान की है, कुछ रिटर्न हुए हैं उसकी जानकारी, और जितना उसने पूरे फाइनेंशियल ईयर में TCS का अमाउंट कलेक्ट किया है उसकी जानकारी देना ज़रूरी होता है। इसकी समय सीमा क्या है, इट शुड बी डिपॉजिटेड बिफोर द 31st day of December following the end of such financial year. नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशन इन द स्टेटमेंट। इसको सेक्शन 52 सब सेक्शन 6 में बताया गया है। देखिए कई बार क्या होता है, हम कुछ जानकारी देने में असमर्थ होते हैं, या हम देना भूल गए, या हमने कोई गलत जानकारी देगी, तो उस सिचुएशन के अंदर जो रेक्टिफिकेशन है एरर्स की या ओमिशन की, वो सेक्शन 52 सब सेक्शन 4 के अनुसार की जा सकती है। और अगर हमने ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या ओमिशन नहीं की तो हमारे पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट है क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इसको सेक्शन 52 सब सेक्शन 7 में बताया गया है। देखिए जो सप्लायर है जिसने कि टैक्स पे किया है, किसको पे किया है, उसने किया है ई-कॉमर्स ऑपरेटर को, तो वो ITC क्लेम कर सकता है सेक्शन 52 सब सेक्शन 4 के अनुसार। 8 कहता है प्रोविजंस रिलेटेड विद द मैचिंग ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ ऑपरेटर एंड सप्लायर। देखिए जो ऑपरेटर होता है वो भी अपनी रिटर्न फाइल करता है, और जो सप्लायर होता है वो भी अपनी रिटर्न फाइल करता है, वो भी अपनी स्टेटमेंट देता है कि मैंने कौन कौन सी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किए हैं, और वो जो सप्लायर होता है वो भी करता है। तो कई बार क्या होता है, मिसमैच हो जाता है। तो सेक्शन 52 सब सेक्शन 9 क्या कहता है कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है, अगर कोई मिसमैच हो रहा है, तो वो डिस्क्रिपेंसी विद इन टाइम लिमिट हमें ठीक कर लेनी चाहिए। अगर दोनों में से जो जिसकी भी डिस्क्रिपेंसी है, जिसके पार्ट पे डिस्क्रिपेंसी है, चाहे ऑपरेटर के पार्ट पे है चाहे सप्लायर के, अगर वो नहीं ठीक करता है तो जो उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होती है उसमें वो ऐड कर दी जाएगी, और उसको टैक्स के साथ जो इंटरेस्ट है उसके साथ, मतलब उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया जाएगा, और उसके साथ उसको वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करनी अनिवार्य है। अगला है फर्निशिंग डिटेल्स व्हेन कॉल्ड बाय अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर। इसको सेक्शन 52 सब सेक्शन 12 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि DC से कम रैंक का नहीं होना चाहिए, वो कोई भी डिटेल्स मांग सकता है सप्लाईज की, स्टॉक की। कौन कौन सी डिटेल्स मांग सकते हैं कि वेयर हाउस में कितने आपके गुड्स पड़े हैं, गोडाउन्स में कितने पड़े हैं, और उसको एक टाइम लिमिट दे सकता है। टाइम लिमिट कितनी हो सकती है, 15 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर जो भी जानकारी डिप्टी कमिश्नर मांग रहा है वो जानकारी देना अनिवार्य है सेक्शन 52 सब सेक्शन 13 के अनुसार। और अगर वो जानकारी आप नहीं देते हो विद इन द टाइम लिमिट, तो पेनल्टी ऑन द फेलियर टू फर्निश द इन्फॉर्मेशन लगा दी जाएगी सेक्शन 52 सब सेक्शन 14 के अनुसार। ये जो पेनल्टी होगी दैट कुड बी एक्सटेंडेड टू ₹25,000। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान कंसेप्ट था। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।